Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of Spot Test 12 held on 9th of April 2025. It is a eye-opener test. Let's start our discussion. Start from the first question, the question number 46. Two bodies have their moment of inertia I and 9I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, their angular momentum will be in the ratio. जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, चूँकि जानते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होता है, वैसे यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। बोला गया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, यहाँ पे ये इक्वल है, तो इट मीन्स जो एल स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, या फिर एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट आई के यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो L1 बाई L2 का रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट, फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सेकेंड केस में 9i विल बी इक्वल टू 1/3, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द नेट रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन प्रोसेस में, इन केस ऑफ फ्यूजन प्रोसेस में दो लाइट न्यूक्लियाई, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर या फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं एक बिग न्यूक्लियाई। इसी प्रोसेस का नाम होता है यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पे टू लाइट न्यूक्लियाई के टर्म में अगर बात करें तो हीलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आर्गन तो यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई हो गया। अगर ये हैवी न्यूक्लियाई है तो ये फ्यूजन प्रोसेस में या फ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए पूछा गया कि रिजल्ट मतलब विल नॉट रिजल्ट इन द नेट रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, बिकॉज आर्गन हैज़ लाइट न्यूक्लियाई ना होकर ये हैवी न्यूक्लियाई होता है, इसलिए फ्यूजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 48. The displacement of a particle is represented by the equation y is equal to 6 cos pi by 4 minus 6 omega t. The motion of the particle, पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो यहाँ पे cos फंक्शन दे रखा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन तो होगा, लेकिन चेक करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर SHM की कंडीशन जो होती है, फॉर SHM तो एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल ऑफ नेगेटिव x। तो अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, चूँकि y दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ यहाँ पे टाइम, जो कि दे रखा है 6 cos पाई बाई 4 माइनस ऑफ 6 ओमेगा टी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो डेल वाई बाई डेल टी लिख लें या डी वाई बाई डी टी लिख लें। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पे 6 और यहाँ पे माइनस ओमेगा टी, पहले यहाँ लिख लेते हैं 6 कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, बाकी रिवर्स रिमेन सेम, बाकी रेस्ट ये रिमेन सेम माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन 6 ओमेगा टी का और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि वैल्यू मिलेगा आपको -6 ओमेगा। यानी कि यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM अगर परफॉर्म कर रहा है तो लिख रहे हैं हम लोग 6 इंटू ओमेगा टाइम्स ऑफ 6 इंटू साइन, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 साइन पाई बाई 4 माइनस 6 ओमेगा टी। ऐसा अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, जिसको लिख रहे हैं यहाँ पे डी बाई डी टी। अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस में, लेकिन फिर टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा 36 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 6 ये रह गया, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस 6 ओमेगा टी। और अगर इसकी बात करें तो 6 cos पाई बाई 4 में 6 ओमेगा टी, यही तो y था। और यहाँ पे इससे पहले देखो निगेटिव टर्म आ गया, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस वाई के प्रोपोर्शनल, जहाँ पे y इज द डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे। तो इसका मतलब अगर ये SHM को शो कर रहा है तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे पता करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए बात करें तो t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन अपने केस में यही ओमेगा ना होकर यहाँ दे रखा है 6 ओमेगा, तो यहाँ लिख लिए 6 ओमेगा, तो जो कि मिला पाई बाई 3 ओमेगा। इट मीन्स ये SHM शो कर रहा है जिसका टाइम पीरियड है पाई बाई 3 ओमेगा, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49,
Figure shows x comma t, y comma t diagram of a particle moving in 2 dimension. AY is uniform. If the particle has a mass 2500 ग्राम दे रखा है, find the force, direction, magnitude acting on the particle. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ चाहे वो x के टर्म में दे रखा हो या यहाँ पे y के टर्म में दे रखा हो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ यानी dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी आपको बताता है यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। अगर यहाँ पे फर्स्ट केस में बात करें तो चूंकि x यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू t है, जैसे x यहाँ पे मान लेते हैं k कोई कांस्टेंट है तो x प्रोपोर्शनल टू t दिखा। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो v इक्वल टू आ जाएगा dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू k कांस्टेंट आया तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जो dv बाई डी टी होता है वो लिखेंगे यहाँ पे 0, यानी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आया तो 6 न्यूटन अलॉन्ग x एक्सिस, ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें y और t के बीच में बात करें तो ग्राफ देखो यहाँ पे पैराबोलिक दिख रहा है। अगर पैराबोलिक दिख रहा तो अभी जस्ट बात किया गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही बताता है आपको यहाँ पे वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला, अगर यहाँ पे देखो अपर पैराबोला का ये एक पार्ट है, यहाँ पे स्लोप क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप क्या होता है 0, यहाँ पे स्लोप की बात करें होता है पॉजिटिव इन केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, जिसमें स्लोप कैसे पता करते हैं तो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस से यहाँ पे एंगल देखते हैं, तो थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव, जैसा इस केस में दिख रहा है, वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप 0। देखिए यहाँ पे जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वाई और टी के केस में, देखो यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है यानी कि इसके पीक पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एट टी इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा अलोंग वाई एक्सिस वो विल बी इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी y के अलॉन्ग 0 हो गया तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं इन केस ऑफ एस वाई, चूँकि यहाँ पे इसने बोल दिया कि ए वाई इज़ यूनिफॉर्म, इसलिए ऐसा केस हम लोग लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, चूँकि जैसे ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो तीनों इक्वेशन के मोशन यहाँ पे वैलिड होंगे। तो एस वाई विल बी इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यू वाई तो 0 हो गया, तो एस वाई की बात करें किसी गिवन टाइम तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे एस वाई कितना 32, तो यहाँ पे लिखे 32 विल बी इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन पता नहीं जो कि यूनिफॉर्म था, लेकिन टाइम यहाँ पे दे रखा आपको 4, तो यहाँ पे लिख लिया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 का ये 4 है, 16 कट हो गया, 16 इंटू 2, तो यहाँ से एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इसका देखो यूनिफॉर्म आया, कांस्टेंट आया। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स भी एक्ट होगा अलोंग वाई एक्सिस, तो एफ वाई विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको दे रखा है 2500 ग्राम में, तो 10 टू द पावर -3 लिख लिए, चूँकि ग्राम दे रखा है आपको, 10 टू द पावर -3 होगा ये। फिर से एक बार लिख लेते हैं, 0 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू यहाँ पे ये दे रखा है एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे 4, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 10 न्यूटन, लेकिन किधर एक्ट हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, ए गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहले यहाँ पे बात आ गई एडियाबैटिकली, तो जानते हैं इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज 0, तो Q बराबर हो गया 0। जैसे Q 0 हुआ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो यहाँ से डेल्टा U चूँकि Q 0 हो गया तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। और यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन की बात किया, एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड होने का मतलब ये हो गया कि वर्क डन ऑन द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। जैसे एक्सपेंशन हुआ तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा U बिकम्स नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव बाहर यहाँ साइन लगा हुआ है नेगेटिव, तो डेल्टा U नेगेटिव हो गया। और हम लोग जानते हैं ये बात कि डेल्टा U जो होता है वो N इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, इसका मतलब अगर डेल्टा U डिक्रीज कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर भी डिक्रीज करे। तो यहाँ पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे देखो एक दे रखा है ये ऑप्शन कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज, जबकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में रीडिंग क्या होगा, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस में अगर रीडिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे सेम दे रखा है। तो सिंस
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इक्वल हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट अगर फ्लो कराएंगे तो यही बन जाएगा आई एक्सएल विल बी इक्वल टू आई एक्सी, तो आई कट हो गया तो एक्सएल बराबर एक्सी, यानी ये कंडीशन आ गया किसका, रेजोनेंस का। जैसे ही ये रेजोनेंस का कंडीशन मिला तो आपको पता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम होने की वजह से ये दे रखा आपको 220 वोल्ट विल बी इक्वल टू वी आर, और यही पूछा है कि आपसे कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, तो वो रीडिंग इसी के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके बराबर, जिसका वैल्यू आ गया 220 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ए रिजिड रॉड इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल एज शोन इन फिगर। पहले ही शब्द आ गया रिजिड रॉड। अगर कोई भी बॉडी रिजिड है तो इट मीन्स उस बॉडी के बीच में, उस बॉडी के इनसाइड किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो, जीरो, तभी वो बॉडी कहलाता है रिजिड बॉडी। इट मीन्स अगर यहाँ पे बोला जाए कि रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू पार्टिकल्स कांस्टेंट हो, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विदिन द बॉडी अगर वो जीरो हो जाए तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते क्या है, वो रिजिड बॉडी है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे ये चूंकि दे रखा है, ये रॉड अगर इधर स्लाइड करेगा तो ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, ये जान रहे हम लोग, अंडरस्टूड है ये, इसको लिख लेते हैं VB। तो यहाँ से दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के बीच में यहाँ पे एंगल ये अल्फा दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये आप जान रहे हैं 90 माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। अगर अल्फा 60 डिग्री है 90 है तो ये आप समझ गए 30 डिग्री, तो यहाँ भी मिलेगा आपको 30 डिग्री। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे VA का एक कंपोनेंट, चूंकि A और B रॉड यहाँ पे रिजिड रॉड इसी के अलॉन्ग है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसी के अलॉन्ग देखेंगे हम लोग। तो इसका एक कंपोनेंट ले लिए इस तरफ, जो मिला आपको VA cos 60 डिग्री। एक कंपोनेंट ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज लिखेंगे VA sin 60। सिमिलरली यहाँ पे VB इधर जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग और एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग VB cos 30, और ये हो जाएगा आपके पास VB ऑफ साइन 30, जो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग ऑफ AB का कंपोनेंट होगा उसको लिख रहे हैं VB sin 30। अगर ये रिजिड रॉड है तो फॉर रिजिड रॉड तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B मस्ट बी ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल होगा जब VA cos 60 विल बी इक्वल हो जाए VB cos 30 के, VB ऑफ cos 30। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखा है, देखिए 30 डिग्री यहाँ पुट कर लेते हैं। VA आपको दे रखा है 12, cos 60 1/2 विल बी इक्वल टू, VB पता करना है लेकिन cos 30 √3/2। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गया तो VB आ गया आपके पास, VB विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई √3, जिसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू 4√3 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन देखें तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और टोटल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग माइनस का RHCZ² डिवाइडेड बाई n², जहाँ पे R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.09 × 7 पर मीटर इसका यूनिट होता है, और यहाँ पे H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बात किया गया तो यहाँ पे Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -2R इंटू HC डिवाइडेड बाई n², जहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगा 1, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, the electric potential at a point x, y in the xy plane is given by V is equal to -k/2xy. The field intensity at a distance r from the origin varies as। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो लिख रहे हैं यहाँ पे -k/2x एंड y। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ये पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EX along x एक्सिस, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेंगे -del V/del x, क्योंकि यहाँ पे V जो है यानी पोटेंशियल x और y दोनों का फंक्शन है। जब भी कोई क्वांटिटी दो वेरिएबल
का फंक्शन हो तो किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कीपिंग अदर कांस्टेंट, यही कहलाता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, माइनस माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो k/2। x के रिस्पेक्ट में तो y हो गया कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सिमिलरली डिफरेंशिएशन अलोंग y एक्सिस करेंगे तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन माइनस डेल v बाई डेल वाई, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया तो k/2। इस बार y के रिस्पेक्ट में तो x का यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी तो विल बी इक्वल टू EXI कैप प्लस EYJ कैप विल बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की बात करें तो E विल बी इक्वल टू, तो EX दे रखा है आपको, EX विल बी इक्वल टू k/2 कॉमन, तो ये आ गया YI कैप प्लस x ऑफ J कैप। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू k/2। मैग्नीट्यूड में हमेशा लिखते हैं अंडर रूट, चूँकि I कैप का जो भी कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस J कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर तो x स्क्वायर। और जानते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में इन केस ऑफ एक्स वाई प्लेन की बात करें तो पोजीशन वेक्टर को लिखा करते हैं R इक्वल टू XI कैप प्लस y ऑफ J कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग k/2 इंटू आर। तो पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 55. A planet revolves about the sun in an elliptical orbit. The aerial velocity dA by dt of the planet is 6 into 10 to power 18 meter square per second. The least distance between planet and the sun is 3 into 10 power 14 meter. Then the maximum speed of the planet in kilometer per second. देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे elliptical orbit में एक planet है, ये मान लेते हैं सन इसके एक फोकस पे है, ये प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है जिसका प्लैनेट का मास स्मॉल m और यही रिवॉल्व करता हुआ ये यहाँ पहुँचा जिसका मास स्मॉल m। तो यहाँ सन से इसका जो डिस्टेंस होता है इसको लिखते हैं हम लोग r1, इसके डिस्टेंस को यहाँ से लिख रहे हैं r2, यहाँ पे स्पीड हो गया v2, यहाँ पे स्पीड हो गया v1, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल यहाँ पे कितना 90, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो अगर यहाँ पे बात करें तो जानते हैं हम लोग dA/dt एरियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2m, जहाँ पे L क्या है, ये L कहलाता है आपका एंगुलर मोमेंटम, जिसका वैल्यू क्या होता है mv इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2m। m से m कट हो गया तो dA/dt एरियल वेलोसिटी यहाँ पे मिला, m से m कट होने के बाद हाफ ऑफ v इंटू आर इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। अगर यहाँ पे देखें पूछा आपसे मैक्सिमम स्पीड तो v और r का प्रोडक्ट dA/dt ऑलवेज एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो इट मींस v और r का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट तभी पॉसिबल होगा कि जब v और r का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने पर v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर डिस्टेंस मिनिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम, और जानते हैं हम लोग जब सन के वेरी क्लोज होता है यहाँ प्लैनेट तो इसका स्पीड ज़्यादा, जब दूर होता है उसका स्पीड क्या होता है यहाँ पे कम। तो और इन दोनों बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं dA/dt विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा मिन। तो यहाँ वेलोसिटी आपको दे रखा है 6 इंटू 10 सॉरी dA/dt दे रखा है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 18 दे रखा है विल बी इक्वल टू हाफ। वेलोसिटी मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है लेकिन सेपरेशन दे रखा है आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 3 इंटू पावर 14 है ये, तो 3 से 6 कट हो गया, 14 से ये 4 कट हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, तो v मैक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 40, चूँकि किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। If v is equal to a/t³ plus bt की पावर 6 where v is the velocity and t is the time, the dimensional formula of a and b। देखिए हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी के साथ में ये दो टर्म ऐड हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहीं भी दो यहाँ पे दो क्वांटिटी को तभी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, यानी दोनों का डायमेंशन यहाँ पे सेम हो तभी आप यहाँ पे दो क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि डायमेंशनली अगर दोनों इक्वल होंगे तभी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ a/t³
मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी की पावर 6, जो कि इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ वी के बराबर। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखें तो ए विल बी इक्वल टू वी इंटू टी क्यूब के बराबर डायमेंशनली लिख रहे हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि वेलोसिटी दे रखा है तो एल टी माइनस 1 जो कि मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ पे टी क्यूब हो गया, तो ये आपको मिल गया डायमेंशन ऑफ ए जो होगा विल बी इक्वल टू एल टी स्क्वायर, ये मिला आपको। तो एल टी स्क्वायर जहाँ पे दिख रहा है वो ऑप्शन होगा, पहला गलत हो गया और दूसरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, चौथा भी रॉन्ग हो गया, तो एक ही दिख रहा है आपको, थर्ड राइट आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं बी विल बी इक्वल टू वी इंटू टी की पावर -6, फिर यहाँ पे लिखे एल टी माइनस 1 डायमेंशन में इंटू टी की पावर -6, तो मल्टीप्लाई होकर ये हो गया एल टी माइनस 7, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपको, विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये हम लोग जानते हैं थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर यहाँ पे एक डाइपोल ले लेते हैं जिस पे -q + q चार्ज का एक कॉम्बिनेशन कुछ दूरी पर सेपरेटेड, वो सेपरेशन 2l लिख रहे हैं, ये इसका मिड पॉइंट O है, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं P, जिस पॉइंट पे देखना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट ले लिए। -q से +q के बीच में इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, जिसको P यहाँ पे वेक्टर लिख रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम लोग एक्सियल में एलोंग होता है, लेकिन इक्वेटोरियल में जो इसका वैल्यू होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के, जिसकी वैल्यू को आप लिखते हैं ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू -kp डिवाइडेड बाय, अगर ये डिस्टेंस x है तो x क्यूब लिखा करते हैं, तो ये विल बी एंटी पैरेलल, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, Which of the following statements regarding a specific heat capacity of a substance are correct? It depends on। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट के लिए बात करें तो Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आ गया आपके पास Q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा टी। इसके डिफिनीशन की बात करें तो अगर यहाँ पे इफ़ m का वैल्यू 1 ले लें, इफ़ m का वैल्यू 1 हो गया और डेल्टा t का भी वैल्यू अगर 1 कर दें, तो यहाँ पे c किसके इक्वल हो गया, हीट के, तो c बराबर हो जाता है q के, कहलाता है स्पेसिफिक हीट, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो रिमेंबर यहाँ पे डेल्टा t यानी ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी या सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन तो आपके पास हो गया करेक्ट। दूसरा आपको यहाँ पे बात करनी है, यहाँ पे मास से ये इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे यूनिट मास ले रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा और नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर हम लोग यहाँ मास की बात करें तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। लेकिन नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करा सकें, तो ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट हो गया, जहाँ सेकंड और थर्ड होगा वही ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फिगर ए बी सी एंड डी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम। तो पूछा द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन फिगर। हम लोग जानते हैं जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स विल बी इक्वल टू, मैथमेटिकली लिख रहे हैं एफ डी टी, जिसको लिखते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। अगर यहाँ पे फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा तो इंटीग्रेशन साइन का मतलब होता है उस ग्राफ का या उस कर्व का एरिया पता करना। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहीं पे यहाँ पे इम्पल्स ज़्यादा होगा। फर्स्ट केस में एरिया देखते हैं, अगर इसके एरिया की बात करें तो चूँकि ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट दे रखा है 1.5, तो ये आ गया 1.5। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया रेक्टेंगल में, तो इसका एरिया L इंटू बी, तो 1 इंटू 0.75, तो ये हो गया 0.75। इसके एरिया की बात करें तो ये एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट है यहाँ पे 1.25, तो ये आ गया 1.25। इसके लिए बात करें तो ये भी दे रखा आपको एरिया A विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट,
हाइट यहाँ पे ये 0.8 दे रखा, तो 2 से 1 कट हो गया तो ये आ गया 1.2। तो मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिल रहा 1.5, तो जो फिगर ए में, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। When a dielectric slab is inserted between the plates of one of the two identical capacitors shown in figure, then match of the following। देखिए दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, तो मान लेते हैं इसका इनिशियल कैपेसिटेंस का वैल्यू C0, इसका भी C0, और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुछ इसको यहाँ पे मैच करते हैं। आते हैं पहले इसके पास फर्स्ट केस में जो आपको दे रखा है यहाँ पे कि कैपेसिटर 2 है और दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, और इसको एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया जिसका वोल्टेज V है, यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज V। तो मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C0, इसका कैपेसिटेंस C0, तो इनिशियल में जो C इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में आ गया, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, जिसको लिख सकते हैं C0 बाई 2। यानी कि इनिशियल में चार्ज, अगर इसका नाम A दिया गया था, इसका नाम B दिया गया था, चार्ज अक्रॉस A will be equal to charge across B because both are in series will be equal to C equivalent into V, तो आ गया C0 into V by 2। लेकिन अब बोल रहा कि सेकंड केस में अब इसी B वाले में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा और कम्प्लीटली इंसर्ट कराया गया। अभी यहाँ पोटेंशियल V इसको सेम रखा गया, इसका कैपेसिटेंस C0 चूँकि A है, लेकिन अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिया है यहाँ पे, तो ये वाला था B। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू देखिए बदल गया तो उसको C लिख रहे हैं, तो यहाँ पे C किसके बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं K C0 के बराबर। तो इस केस में अब C इक्विवेलेंट चूँकि दोनों सीरीज़ में है तो लिखेंगे आप C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, सीरीज़ में लिखे आप, तो C इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे, एक दे रखा है C0, दूसरा है आपके पास K C0 डिवाइडेड बाई C0 प्लस ऑफ K C0। तो इसको सॉल्व किए तो आपको मिला K C0 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। जैसे C इक्विवेलेंट ये आ गया तो अब जो चार्ज होगा इसके पास क्या लिखेंगे, तो QA डैश वो भी इक्वल हो जाएगा QB डैश, क्योंकि अभी भी ये सीरीज़ में है, लेकिन चार्ज विल बी इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, तो क्या लिखेंगे आप K इंटू C0 इंटू V डिवाइडेड बाई K प्लस 1। अब देखते हैं, वहाँ जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 1 से बड़ा, तो हम लोग मान लेते हैं लेट K बराबर 2 मान लेते हैं ऐसा। तो चार्ज कितना आ गया अब न्यू वाला, तो QA डैश QB डैश विल बी इक्वल टू, लिख सकते हैं आप 2C0 V डिवाइडेड बाई 3। पहले था आपके पास C0 V बाई 2 यानी 0.5 के बराबर अप्रॉक्स में, ये 0.5 इंटू C0 V के बराबर, लेकिन अब कितना हो रहा है ये 0.66 C0 इंटू V के बराबर। तो पहले से चार्ज अब क्या हो गया इंक्रीज, तो चार्ज ऑन A चार्ज ऑन B बोथ क्या हो गया इंक्रीज। तो A का फर्स्ट और यहाँ पे D का फर्स्ट होना चाहिए, तो जहाँ पे A का फर्स्ट होगा तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है और A का फर्स्ट सेकंड दिख रहा है, तो और फोर्थ भी दिख रहा है, थर्ड वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड में देखते हैं A का फर्स्ट है D का फर्स्ट है, A का फर्स्ट है D का फर्स्ट है, A का फर्स्ट D का थर्ड, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा फर्स्ट एंड सेकंड में। तो अब यहाँ पे एक और चेक करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। अब जानते हैं अगर सीरीज़ में दो कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हो किसी बैटरी सोर्स से, ये देखिए ऐसा बैटरी सोर्स का पोटेंशियल V, ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2। तो जानते हैं चूँकि चार्ज यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है। यानी अगर हम लोग V2 लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 पे, तो पहले C1 लिखना होगा, फिर C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा रहे हैं। अगर V1 लिखना है तो पहले C2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। V2 हम लोग लिख रहे हैं VB के लिए, V1 लिख रहे हैं हम लोग VA के लिए। अगर बात करें यहाँ पे VA पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A, C2 लिख रहे हैं, तो यानी ये वाला, और यहाँ पे अभी आपने कैपेसिटर को इंसर्ट करा दिया, उस केस में हम लोग लिख रहे हैं कैपेसिटर को जैसे ही इंसर्ट कराया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास KC0, और ये बचा आपके पास C0 प्लस KC0 इंटू V के बराबर। और फिर आपने K की वैल्यू को लिया 2, तो C0 कॉमन को कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A विल बी इक्वल टू K को 2 मान रहे हैं,
तो 2/3 ऑफ v, पहले क्या था आपके पास जब आपने इंसर्ट नहीं कराया तो उस केस में आपके पास ये v/2 था, लेकिन अब कितना हो गया 0.66 v के बराबर, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस a तो इंक्रीज कर गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a इंक्रीज, तो यहाँ पे जो b का है वो भी फर्स्ट होना चाहिए, तो ये भी b का फर्स्ट वो यहीं पे दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे b का आ गया सेकंड, तो ऑप्शन आपने टिक कर दिया सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी की बात करें तो सिमिलरली यही को इसी को हम लोग बी माने थे, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा सी नॉट और ये हो जाएगा सी नॉट प्लस के सी नॉट इंटू वी के बराबर, तो जो कि आ जाएगा वी अपॉन के प्लस 1, के का वैल्यू 1 लिए तो ये आ गया v/3, पहले था v/2 अब आ गया v/3, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी क्या हो जाएगा वो डिक्रीज करेगा, तो सी का होना चाहिए सेकेंड, तो ये ऑप्शन दिखा हम लोग का सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट Question number 61. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो देखिए फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे सन है, ये यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है स्पीड v से, ये है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट और सन के बीच का यहाँ सेपरेशन दे रखा है। यहाँ पे इन दोनों बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सन होगा यानी सेंटर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखो लिख ले रहे हैं, तो एफ की वैल्यू जानते हैं, ये होता है जी m इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर इसका मास कैपिटल M और इसका मास स्मॉल m है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, फर्स्ट केस में द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो फ्रॉम कैपलस लॉ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है, और यही स्टेटमेंट बोला गया, तो ए तो करेक्ट हो गया। सेकंड बी की बात करें, द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, ये भी अभी हम लोग जस्ट बात किए, एरो बनाए तो ये भी करेक्ट हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सन एंड प्लैनेट, ये भी करेक्ट हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है m और m। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट बोल दिया, अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता है कि रूट ऑफ अ डिस्टेंस तो ये भी करेक्ट होता है, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट, तो वो रॉन्ग हो गया, तो डी वाला गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, statement based. First, susceptibilities of paramagnetic and ferromagnetic substance increases with increase in temperature. पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये डायग्राम आपको याद होगा, ये टेम्परेचर T है, वाई एक्सिस में यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी काई M लिख लिए, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर के साथ में क्या होता है डिक्रीज करता है। एक ऐसा टेम्परेचर जो क्यूरी टेम्परेचर जहाँ पे ये फेरो बन जाता है, एबव दिस फेरो बिहेव एज पैरा, वो कहलाता है यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ में काई जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड, डायमैग्नेटिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डेटा बेस्ड हो गया, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म के मटेरियल जितने भी होते हैं वो वीकली डीमैग्नेटाइज होता है। उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक्ट होने की वजह से यहाँ पे ये वीकली डीमैग्नेटाइज होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरीड आउट। अगेन यहाँ पे इसके पास आउटपुट होगा ए बार, यहाँ पे आउटपुट होगा बी बार, क्योंकि ये हो गया नैंड गेट, ये हो गया नॉर गेट, लेकिन दोनों के लिए इनपुट फिर सेम हो गया। जैसे इनपुट सेम हुआ तो दोनों गेट बिहेव करते हैं एज ए नॉट गेट, जिसको इन्वर्जन गेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट है y विल बी इक्वल टू, एक इनपुट है a, दूसरा इनपुट है आपके पास b बार, a और b बार, और यहाँ पे नैंड गेट है तो होल बार आ गया। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किए, जो भी यहाँ पे इनपुट दे रखा है उसका बार, और इनटू यहाँ पे कन्वर्ट होता है प्लस में जो भी यहाँ पे दे रखा है यहाँ b बार। तो यहाँ पे a डबल बार होने की वजह से सिग्नल रिमेन सेम, तो ये हो गया a प्लस b, और ऐसा देखने को मिलता है और गेट में, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, A solid sphere and solid cylinder of identical radii approach and incline with the same linear velocity, see figure, both roll without slipping। ये जो शब्द आ गया रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, इट मीन्स v बराबर r ओमेगा यहाँ पे वायलेट।
इस वाले पार्ट से पता चल गया कि V बराबर R ओमेगा वैलिड, यानी A बराबर R अल्फा भी आप लिख सकते हैं। ऑल थ्रू आउट द टू क्लाइम मैक्सिमम हाइट H स्फीयर एंड ए सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन द रेशियो। मैक्सिमम हाइट बोला गया तो इसका मतलब ये रोल करता हुआ अगर यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पे आके इसको रुकना होगा, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ से इस केस में जो इसकी हाइट होगी उसी को H मैक्स और उसी को हम लोग स्मॉल h करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूछा यहाँ पे कि क्या होगा रेशियो। तो देखिए हम लोग जानते हैं फ्रॉम वर्क या काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से बात करें या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बात करें तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। रेफरेंस इसी को मानना है, तो रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी, एक तो इसके पास रोटेशनल, दूसरा इसके पास ट्रांसलेशनल, क्योंकि ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी 0, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो जाके रुक गया, और उस केस में इसके पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आया वो mgh के बराबर। ओमेगा की जगह पे यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा विल बी इक्वल टू V/R, और I की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग ये होता है m इंटू के स्क्वायर, जहाँ पे k क्या रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I की जगह पे लिख लेते हैं एम के स्क्वायर, और ये हो गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, चूँकि जस्ट अभी ओमेगा को V/R लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m कैंसिल हो गया, V स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लिए, तो ये रिजल्ट आ गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और g को इधर ले आए तो ये मिला आपको 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विल बी इक्वल टू h। अब यहाँ पे अगर h के प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो V/2g, क्योंकि V हर जगह तो ये थ्रू आउट द मोशन ये रिमेन सेम, तो ये h प्रोपोर्शनल हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई R स्क्वायर के। यानी कि अब यहाँ से आप लिख सकते हैं h पहला दे रखा है स्फीयर जो कि सॉलिड है, दूसरा आपको दे रखा है सिलेंडर जो कि सॉलिड है, विल बी इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के केस में, और ये लिख रहे हैं 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा सिलेंडर के केस में, सॉलिड सिलेंडर है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 ऑफ mr स्क्वायर, और इसी I को हम लोग लिख सकते हैं m के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से के स्क्वायर बाई R स्क्वायर का एक रिजल्ट आ गया, दैट इज 2/5 इन केस ऑफ सॉलिड। और सिमिलरली हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो ये भी इक्वल होता है, सॉलिड सिलेंडर ये इक्वल होता है यहाँ पे डिस्क के बराबर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं हाफ ऑफ mr स्क्वायर विल बी इक्वल टू m के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/2। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिए तो h ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई h ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ गया ये 2/5, और इस केस में आ गया 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया 7/5, और ये आपका हो गया 3/2, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 14 डिवाइडेड बाई 15। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। The position time graph for two students A and B returning from the school to their homes are shown in figure। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन होगा। फिर बात करें यहाँ पे तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ प्रोवाइड वेलोसिटी, यही बताता है वेलोसिटी। अगर यहाँ पे देखें तो स्लोप ऑफ b यहाँ पे ज़्यादा है, स्लोप ऑफ b इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a से, जो कि डायग्राम से देखने को मिल रहा है, ये b ज़्यादा यहाँ पे इंक्लाइंड है रेदर देन a से, तो वेलोसिटी ऑफ b ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ a से, यानी b ट्रेवल फास्टर देन a, तो ये यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। अगर b यहाँ पे फास्टर देन ट्रेवल कर रहा है a से तो b टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ये भी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि a लिव्स क्लोजर टू द स्कूल है या b लिव्स क्लोजर टू द स्कूल है, क्योंकि a ट्रेवल्स फास्टर, ये तो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे x और t ग्राफ से ये देखिए यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है आपके पास xb का और ये है आपके पास xa का। सिंस xa जो है वो ग्रेटर देन हो गया xb से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, क्योंकि यहाँ पे उसका पोजीशन कम है a से, तो ऑप्शन ये दिखा b। तो जहाँ पे b c e होगा वही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट
Question number 66. A coil is placed in the magnetic field B as shown in below. यानी इंड्यूस करंट है. करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल बिकॉज, यानी हम लोग यहाँ पे फैराडेज लॉ से अगर बात करें तो फ्रॉम फैराडेज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है और फाई यहाँ पे फ्लक्स है, तो माइनस एन डी बाई डी टी, और फ्लक्स को लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. यानी फ्लक्स चेंज होने का यहाँ पे तीन रीज़न है, तो मैग्नेटिक फील्ड बदले, या तो एरिया ऑफ द लूप चेंज हो, या तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल यहाँ पे वो चेंज हो, यानी कि यहाँ पे रोटेशन की बात हो. तो अभी फिलहाल यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे. जो नेगेटिव साइन होता है ये डिफाइन करता है लेंज लॉ को, और लेंज लॉ का ये कहना है कि जिस वजह से जो रीज़न यहाँ पे है फ्लक्स के चेंज होने का, उस रीज़न का अपोज करता है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो लेंज लॉ का यही कहना कि अपोजिशन, अगर हम यहाँ पे कॉइल की बात करें तो कॉइल यहाँ पे चूंकि सर्कुलर फॉर्म में दे रखा है, तो दो तरह से करंट फ्लो करा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करते हैं राइट हैंड, यहाँ पे थंब रूल से. जिस डायरेक्शन में करंट सारी फिंगर को उधर कर्ल करते हैं तो थंब आता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड. यानी सिंपली हम लोग ये याद करके रखते हैं कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन होगा. ये हम लोग जान गए. अब देखिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बात करना है. अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो इट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन उसका नेचर कैसा हो, इंक्रीजिंग. अगर इंक्रीजिंग हो तो उसी का अपोज करने के लिए करंट का डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज, ताकि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो इनवर्ट टू द प्लेन हो, तो आउटवर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे. तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या कहीं पे इंक्रीज का शब्द आया, तो यहाँ पे डाउनवर्ड है, आउटवर्ड की बात नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग यूज करेंगे. अब दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं दे रखा है कि डाउनवर्ड एंड डिक्रीज विद टाइम. अब देखिए अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ले जो डिक्रीज करा रहा है, और यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी किधर है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इनटू द प्लेन. और अगर हम लोग उसका अपोज करना है तो चूंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अपोज करने का मतलब ये हो गया कि उसी डायरेक्शन में करंट अप्लाई करें जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर आकर और मिल जाए, उसको इंक्रीज करा दे, तभी यहाँ पे लेंज लॉ फॉलो होगा. तो इट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन उसका नेचर कैसा हो, डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन विल बी 3, ताकि यहाँ पे इस इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और पहले से मौजूद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाए, इंक्रीज, तो यहाँ पे लेंज लॉ अप्लाई हो जाए. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. If an electron is moving in nth orbit of the hydrogen atom, then its velocity Vn for the nth orbit is given as. देखिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है वो लिखते हैं हम लोग c डिवाइडेड बाई 137 z बाई n. तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर. तो वी एन स्क्वायर इन्वर्सली पर 1 अपॉन n स्क्वायर. तो ऑप्शन दिखा आपको सेकेंड. नेक्स्ट Next question, question number 68. In normal adjustment for a refracting telescope, the distance between objective and eyepiece is 85 cm. The focal length of the objective and the angular magnification of the telescope is 16 will be. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो दे रखा है आपको FO प्लस FE का सम दे रखा है आपको यहाँ पे 85 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लिए. एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू रेशियो FO बाई FE जो कि दे रखा है 16. तो यहाँ से क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, FO विल बी इक्वल टू 16 ऑफ FE, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए. तो क्या दिखा आपको, 17 ऑफ FE विल बी इक्वल टू 85. तो यहाँ से आई पीस का फोकल लेंथ आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो 16 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वही पूछा गया, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. An electric bulb of 500 watt at 125 volt is used in a circuit having a 225 volt supply. Calculate the resistance R to be connected in series with the bulb so that the power delivered by the bulb is 500 watt. यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बल्ब है और उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कितना ऐड करें जो कि ऑपरेट हो रहा है एक बैटरी सोर्स जिसका वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू 225 वोल्ट के बराबर.
यानी कि इसके अबाउट अगर पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप V2, ये रजिस्टर है, ये बल्ब है और इस बल्ब का रेटिंग आपको दे रखा है यानी 500 वॉट पे ऑपरेट हो रहा है और इसका वोल्टेज दे रखा है आपको 125 वोल्ट। तो अगर यहाँ से बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V1 यानी बल्ब के अक्रॉस दे रखा है 125, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ये दे रखा है आपको 225 विल बी इक्वल टू V1 का वैल्यू है 125 प्लस V2 यहाँ पे, तो V2 मिल गया आपको जो कि है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर विल बी इक्वल टू 100 वोल्ट के बराबर, ये वैल्यू आपको मिला। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट के बराबर है तो VR इज इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R, और चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट को पता करने के लिए सिंस जानते हैं पावर P विल बी इक्वल टू V इंटू I, और यहाँ पे पावर दे रखा है बल्ब का 500, वोल्टेज दे रखा है आपको 125 इंटू I के बराबर, तो I यहाँ से मिल गया आपको 8 एम्पियर के बराबर। जैसे यहाँ पे 8 एम्पियर आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए, तो VR का वैल्यू है आपको दे रखा है, आपने पता किया 100, ये हो गया 100 विल बी इक्वल टू ये 125 इंटू 4 होगा, है ना, 125 इंटू 4 होगा, चूँकि यहाँ पे ये 4 टाइम्स आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 4 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे 100 विल बी इक्वल टू 4 इंटू R लिख लिए, तो R का वैल्यू आ गया आपके पास 25 ओम के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। Following figure shows two process A and B for a gas. If delta Q and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases and delta U and delta VB are change in internal energy respectively, then देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये एक पॉइंट फंक्शन होता है, तो डेल्टा यू ए विल बी इक्वल टू डेल्टा यू बी, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है पॉइंट फंक्शन, इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, और इन केस ऑफ ए और बी प्रोसेस में बात करें तो आई और एफ दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम है, इसलिए डेल्टा यू ए बराबर डेल्टा यू बी होगा। जैसे यहाँ पे डेल्टा यू ए बराबर डेल्टा यू बी हो गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस वर्क डन के बराबर क्यू इक्वल टू, और यहाँ पे वर्क डन दोनों, यहाँ पे डेल्टा यू दोनों के लिए सेम है, तो वर्क डन अगर जिसका ज़्यादा होगा उसके अबाउट यहाँ पे हीट भी ज़्यादा मिलेगा, और आपको दे रखा प्रेशर वॉल्यूम, और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में वर्क डन मिलता है एरिया से, और एरिया यहाँ पे देखें तो बी के लिए ज़्यादा एरिया कवर होगा रेदर देन ए के केस में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है फॉर बी के लिए वो ग्रेटर देन है वर्क डन फॉर ए के लिए, चूँकि यहाँ पे एरिया के टर्म में बात किए, जिसके रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं हीट फॉर प्रोसेस बी विल बी ग्रेटर देन फॉर प्रोसेस ए, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट, question number 71, a body of mass 4 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continues to move in the original direction but with 1/7 of its original speed. What is the mass of the second body? यानी एक यहाँ पे बॉडी है जिसका मास दे रखा है आपको 4 kg, ये स्पीड u1 से मान लेते चला, एक दूसरा बॉडी जिसका मास है m, u2 ये रेस्ट पे था, इलास्टिकली कोलाइड किया। आफ्टर कोलिजन इस 4 kg का जो स्पीड था वो सेम डायरेक्शन में 1/7 हो गया इनिशियल के, तो यहाँ पे जो m kg वाला वो अपना स्पीड v2 से चला। तो यहाँ पे अगर हम लोग v1 की बात करें, चूँकि गिवन वैल्यूज़ है v1 के लिए, तो फार्मूला जानते हैं v1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस ई ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेकेंड टर्म तो हो गया जीरो, बिकॉज यहाँ पे u2 कैसा है जीरो, तो यहाँ पे कोलिजन v1 की वैल्यू दे रखा है 1/7 ऑफ u1, कोलिजन है यहाँ पे इलास्टिक, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू दे भी रखा है आपको 4, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं 4, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू दे रखा है 4, m2 का वैल्यू यहाँ पता करना है, m e हो गया 1, तो यहाँ पे 4 प्लस m इंटू लिख लिया यहाँ पे u1, तो u1 कट हो गया, मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 प्लस m विल बी इक्वल टू 28 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 7m, इधर ले आए तो ये हो गया 8m विल बी इक्वल टू 28 माइनस 4, तो ये आ गया 24, तो m बराबर आ गया यहाँ से 3 kg, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, assertion and reason based question. Photodiodes are preferably operated in forward bias condition for light intensity measurement. ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज फोटोडायोड्स बेस्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर और ये ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में, ना कि फॉरवर्ड बायस मोड में, इसलिए असर्शन तो इसका रॉन्ग हो गया. अगर असर्शन रॉन्ग हो गए तो अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखें असर्शन ट्रू और असर्शन ट्रू, तो ये तीनों गलत हो गए. आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड दे रखा है द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड. ये भी आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर आप याद हो तो आगे करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ फॉरवर्ड बायस में ऐसे और रिवर्स बायस में करंट ऐसे. तो जो स्टेटमेंट दे रखा है वो रीजन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन असर्शन यहाँ पे हो गया रॉन्ग, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73. In the figure, a very large plane sheet of positive charges is shown. P1 and P2 are 2 points at a distance L by 4 and 2L from the charge distribution. If sigma is the surface charge density, then the magnitude of electric field E1 and E2 at P1 and P2 respectively पूछा गया है. तो किसी भी यहाँ पे प्लेन शीट है या फिर यहाँ पे चार्ज शीट है और चाहे वो यहाँ पे प्लेट्स हो, उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है सेपरेशन से, जिसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन यहीं पे अगर पोटेंशियल लिखना हो किसी पॉइंट P पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे लिख रहे हैं, पोटेंशियल लिखना हो तो वो लिखते हैं माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. पोटेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे शीट बोला गया तो दोनों के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2L और L by 4 से इंडिपेंडेंट, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74. When electric field vectors of a light are completely removed by using a good polaroid and allowed to incident on the surface of a prism at Brewster's angle, choose the correct option. देखिए यहाँ पे ये प्रिज्म की बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रिज्म एक्चुअल में लेके बात कर रहा है और लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे सारे केसेस की बात कर रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा मान लेते हैं. ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास सरफेस है, एक ऐसा बाउंड्री जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है दो मीडियम को, जिसपे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, और ये लाइट कैसा है आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है. ये देखिए ऐसा अनपोलराइज्ड लाइट, एंगल थीटा पी ब्रेविस्टर एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड होता है और ये कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है. ये देखिए ऐसा, और ये यहाँ पे एंगल थीटा पी, इन दोनों के बीच में उस केस में बनता है एंगल 90 डिग्री और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है. लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, यानी कि इन केस ऑफ यहाँ पे जो लाइट होता है, यानी EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं लाइट में, तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डोमिनेट करता है ओवर द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में मैक्सिमम यहाँ पे जो लाइट मिलेगा वो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के टर्म में. और यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आपने कंप्लीटली रिमूव करा दिया, जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट में मिलता है, तो गुड पोलराइड यूज़ करने के बाद में तो क्या होगा कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75. वाई द व्हीटस्टोन ब्रिज बेटर दैन द अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस. ये हम लोग जानते हैं, चूँकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये बेस्ड होता है यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन के ऊपर, यानी कि आर्म का अगर रेशियो, इसके आर्म का रेशियो, अगर यहाँ पे एक बैटरी सेल भी जोड़ दे रहा है, ये देखिए ऐसा, जिसका EMF दे रखा है यहाँ पे E, ये आर्म है यहाँ P, इसका रेजिस्टेंस, इसका Q, इसका R, इसका S. और अगर यहाँ पे बोला जाए आपसे, इस पॉइंट को A बोल दिए, इस पॉइंट को B बोल दिए, इफ़ ये कंडीशन है कि रेशियो ऑफ P बाई Q इक्वल हो गया R बाई S के, या फिर रेशियो यहाँ पे P बाई R इक्वल हो जाए Q डिवाइडेड बाई S के, तो पोटेंशियल अक्रॉस A और B का जो डिफरेंस होगा वो 0, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा 0. डिफ्लेक्शन अगर 0 आया तो इसका मतलब ये नल मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करता है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड. अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और EMF ऑफ सेल को इंटरचेंज भी कर दिया जाए, वो ये कंडीशन फुलफिल हो, तब भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन के ये, तब भी यहाँ पे इसके कंडीशन को ये फुलफिल कराता है और यहाँ पे ये रीडिंग प्रोवाइड करा सकता है, तो ऑप्शन विल बी 3 बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर. नेक्स्ट,
Question number 76. A step-up transformer operates on a 240 volt line and supplies a current of 5 ampere. The ratio of primary and secondary windings is 1:20. The current in the primary. अगर यहाँ पे बात करें in case of transformer तो ratio in secondary coil divided by primary coil will be equal to voltage across secondary divided by primary. But current का यहाँ पे ratio क्या होता है IP divided by IS, just reverse. तो यहाँ पे 1:20 तो यानी 20 divided by 1 will be equal to IP आपसे पूछा गया और IS आपको दे रखा है यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट दे रखा है आपको 5, तो ये 5 लिख लिए। तो प्राइमरी कॉइल में करंट विल बी इक्वल टू 100 एम्पियर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 77. An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at a right angles to each other. The first part of mass 6 kg moves with a speed of 8 meter per second and the second part of mass 2 kg moves with a speed of 32 meter per second. If the third part flies off with a speed 16 meter per second, then its mass is। यानी यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लेते हैं एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ पे अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से बात करा तो इसके मास को m1 मान लिए, इसके मास को m2 मान लिए, दोनों ऐसे फ्लाई के स्पीड v1 v2 से, और ताकि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हो 90 डिग्री। और तीसरा यहाँ पे m3 ले लिए, इसका स्पीड है यहाँ पे v3। तो पूछ रहा है इसी m3 का मास कितना होगा। तो अगर इनिशियल में एक ऐसा था रेस्ट पे एक्सप्लोजन हुआ तब ये फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है 0, चूँकि एक्सप्लोजन होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्स की वजह से। इनिशियली यहाँ पे ऐसा था P1 यहाँ पे प्लस P2 3 फ्रैगमेंट्स में बटा, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। तीनों को वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखे क्योंकि नहीं पता डायरेक्शन क्या है इसका। तो यहाँ से देखिए P3 मिला विल बी इक्वल टू P3 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 के बराबर वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड टर्म में लिखे तो P3 विल बी इक्वल टू, तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड में यहाँ पे मॉड यहाँ पे लगाएंगे तो ये माइनस टर्म हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड में वेक्टर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे समेशन P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू P2 इंटू कॉस, और दोनों बीच में एंगल 90 दे रखा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिलता है जिसको आप अब इस केस के लिए डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ P1 स्क्वायर प्लस ऑफ P2 स्क्वायर। डायरेक्ट अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ये सब प्रोसेस करने के बजाय आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन दिखे तो। ये आपके पास आ गया M3 इंटू V3 विल बी इक्वल टू M1 V1। यहाँ पे M1 मास दे रखा है फर्स्ट केस में यहाँ पे 6 और इसका स्पीड दे रखा है 8, तो 6 इंटू 8 M, क्योंकि P बराबर MV होता है का स्क्वायर, प्लस दूसरे का यहाँ पे दे रखा है मास दे रखा है 2 और यहाँ पे स्पीड दे रखा है 32, तो 2 इंटू 32 का स्क्वायर, और यहाँ पे V3 आपको दे रखा है 16। तो क्या करें यहाँ से देखिए M3 इंटू 16 विल बी इक्वल टू, देखिए क्या इसको 8 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 8 और 8 यहाँ से कॉमन ले लें तो 8 आ गया यहाँ से बाहर, तो मिला क्या आपको 6 का स्क्वायर तो 36। यहाँ पे 8 इंटू 4 लिख सकते थे, तो 4 इंटू 2 हो गया 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया 64। तो ये आपको मिला यहाँ से 80, चूँकि हो जाएगा 100 और 10 यहाँ से बाहर आ गया। तो जैसे 100 आ गया 16 इंटू 5 से कट हो गया, तो 16 80 से कट हुआ तो मिला आपको कितना 5 kg, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. Using screw gauge of pitch 0.4 cm and 100 divisions on its circular scale, the thickness of an object is measured. It should correctly be recorded. देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर लीस्ट काउंट पता करें तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न, नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे पिच की बात करें तो दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 100, तो ये आ गया 0.004 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर रीडिंग की बात करें करेक्टली रीडिंग, तो जितनी भी यहाँ पे रीडिंग दे रखी है वो सारी रीडिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट का मतलब है कि रीडिंग कहीं ऐसा ना हो जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पर प्रोवाइड कराए। अगर यहाँ पे ऑप्शन 3 को टिक करें और इसको अगर आप यहाँ पे डिवाइड करिए 6.320 को, अगर इसको आप डिवाइड करें 6.320 डिवाइडेड बाई
0.004, तो ये वैल्यू आएगा 1580, जो कि एक यहाँ पे फ्रैक्शन ना होकर एक कंप्लीट वैल्यू है, तो ऑप्शन विल बी 3 बिकॉज रीडिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट, तो ऑप्शन विल बी 3. क्वेश्चन नंबर 79 है करंट ऑफ 16 एम्पियर एग्जिस्ट in a wire of cross sectional area of 2 mm square with a drift velocity of 8 × 10⁻⁴ meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of a wire is x. Find x. देखिए हम यहाँ पे करंट इन अ वायर की बात करें तो I विल बी इक्वल टू n इंटू a इंटू वी डी, जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ क्यूबिक पार्ट में कितना होगा. तो यानी यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे n लिख सकते हैं. n विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई E इंटू ए आई डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, I डिवाइडेड बाई E इंटू ए इंटू वी डी. करंट का वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ पे करंट दे रखा है आपको 16 एम्पियर, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर रहे हैं. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 10⁻⁻19 इंटू एरिया दे रखा है 2 mm स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट किए तो -6 आ गया, क्योंकि -3 होता है 1 mm मीटर में रिलेशन, स्क्वायर तो -6 हो गया. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁻⁴, तो 8 × 10⁻⁻⁴. तो यहाँ से पता किए n का वैल्यू आ गया 6.25 इंटू 10⁻28, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फील्ड. Question number 80. A particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential u is equal to -2k by r square its total energy. देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया सर्कुलर पाथ, तो इसका मतलब है कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है. तो यहाँ पे हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ना कि यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में, चूँकि डायरेक्शन पहले यहाँ पे डिफाइंड है. तो अगर यहाँ टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो गिवन है, पता नहीं है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए सबसे पहले फोर्स पता करें, तो F विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ du बाई डी आर. ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखे तो F विल बी इक्वल टू माइनस du बाई डी आर, तो माइनस d बाई डी आर, और यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर दिए -2k डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो यहाँ पे f विल बी इक्वल टू d बाई डी आर, चूँकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे लिखे 2k इंटू r की पावर -2, इसको ऊपर लेकर चले गए तो डिफ्रेंशिएट के, तो f विल बी इक्वल टू -2k डिवाइडेड बाई r की पावर -2 -1 डिफ्रेंशिएट करने पे, और माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, और ये सॉरी -2k हो जाएगा -4k, बिकॉज -2 यहाँ से और मल्टीप्लाई होगा. तो ये f विल बी इक्वल टू आ गया आपके पास -4k डिवाइडेड बाई r क्यूब. अब यही फोर्स प्रोवाइड कराएगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे रिमूव करेंगे, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर तरफ होता है. तो यानी कि इसी फोर्स को विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू अब लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 4k डिवाइडेड बाई r क्यूब, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा इसको mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. तो हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे लिखे हाफ टाइम्स ऑफ 4k डिवाइडेड बाई r क्यूब विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. हाफ ऑफ mv का ये काइनेटिक एनर्जी होता है, r से r कट हो गया, ये से कट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया यहाँ पे 2k डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी को आप नेगेटिव लिख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का चूंकि स्पीड से रिलेटेड होता है, वो कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है. इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ डिफाइन कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन को, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिव टर्म में लिखे. और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको साइन के साथ पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आ गया -2k डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखे जो कि आया आपके पास 2k बाई r स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी क्या आ गया 0, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81. If the RMS speed of oxygen molecules at 127 degrees Celsius is 560 meter per second, find the RMS speed of helium gas at 127 degrees Celsius. तो यानी टेम्परेचर रिमेन सेम, तो RMS स्पीड की बात करें तो RMS स्पीड VRMS विल बी इक्वल टू √3 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M
यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और M है मोलर मास, यानी कि यहाँ टेम्परेचर सेम, R कांस्टेंट हो गया, तो VRMS का जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिला रूट ऑफ M यानी मोलर मास के। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम दे रखा है यहाँ पे, विल बी इक्वल टू अंडर रूट, जस्ट रिवर्स यहाँ पे, तो मास ऑफ द हीलियम लिखेंगे डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 4, ये हो गया 32, तो ये आ गया आपके पास 1/√8, जिसको लिख सकते हैं 1/2√2, आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है आपको 560, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम पूछा गया है, तो वेलोसिटी फॉर हीलियम विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखा है 560 इंटू मल्टीप्लाई किए 2√2, 2√2 √2 होता है 1.41, मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आ गया 1584 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन इन ए स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट्स विद। अगर हम लोग यहाँ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी चूँकि स्मॉल वॉल्यूम की बात किया, तो UV विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख सकते हैं E = E0, ट्रैवलिंग है तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस KX, पॉजिटिव X डायरेक्शन में मूव करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यहाँ पे वेक्टर में फॉर्म, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वो लिख लिया, वेव की इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिए, तो UV विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E का वैल्यू पुट किया, तो ये हो गया E0² इंटू साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी माइनस KX। अभी ये पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीनियर फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस KX डिवाइडेड बाई 2। क्या किए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर लिए, कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस, फिर से लिख ले रहे हैं इसको, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वही यहाँ पे फॉर्मेट यूज़ किए। तो देखिए फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किए, तो ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0² माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0² कॉस ऑफ, मल्टीप्लाई की हो गया 2 ओमेगा टी माइनस 2 KX। अगर यहाँ पे देखो तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये हो गया हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि यहाँ पे हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी अब, पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब हो गया 2 ओमेगा, यानी कि डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, the radius of a gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through a point L/6 away from the center of the rod and perpendicular to it। यानी यहाँ पे ये बोल रहा कि एक रॉड है जिसका यहाँ पे टोटल लेंथ दे रखा है आपको L, ऐसा, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक एक्सिस, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, बोल रहा यहीं से L/6 दूरी पे, L/6 डिस्टेंस पे एक एक्सिस है A मान लेते हैं, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख सकते हैं आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस A विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ md², ये फार्मूला, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml² डिवाइडेड बाई 12, चूँकि रॉड L दे रखा है, प्लस इसका मास m, और यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है आपको L/6 का होल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA विल बी इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाई 12 प्लस ml² डिवाइडेड बाई 36 यहाँ से एलसीएम ले लिए, तो ये आ गया 3ml² प्लस ml², तो ये हो गया 4ml² डिवाइडेड बाई 36 या फिर ml² डिवाइडेड बाई 9।
और यही आई ए को लिख सकते हैं आप एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन का टर्म में, एम से एम कट हो गया तो के स्क्वायर आ गया एल स्क्वायर बाई 9, तो के आ गया आपके पास एल बाई 3, तो ऑप्शन विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 84, an organ pipe 80 centimeter long is open at both ends. The speed of sound in air is 336 meter per second. The frequency of third harmonic is 70 into x hertz. Find the value of x. For open organ pipe की frequency तो FO will be equal to NV divided by 2LO. तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक तो 3 लिखे और वेलोसिटी दे रखा है तो 336 डिवाइडेड बाई 2 और लेंथ आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो इसको 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख लिया है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो आ गया यहाँ पे 630 के बराबर ही आ गया हर्ट्ज, 630 हर्ट्ज के बराबर, जिसको लिखना है आपको 70 इंटू अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 630। पूछा यही इक्वल है आपके पास 70 इंटू एक्स के, तो कंपेयर किए तो x बराबर आ गया 9, तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा आपको 4। नेक्स्ट Question number 85. A body moves in a circle, covers equal distance in equal interval of times. Which of the following remains constant? अगर सर्कल में ये मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया, कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा, कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा, कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा या जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय लगा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल का यहाँ पे स्पीड क्या हो कांस्टेंट, तभी यहाँ पे ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस को कवर करता हुआ जाएगा, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. Formation of real image using a biconvex lens is shown below. If the whole setup is immersed in a water 4/3 without disturbing the object and the screen position, what will one observe on the screen without disturbing the object and the screen position की बात किया गया है यहाँ पे। तो देखिए जब भी हम लोग जानते हैं कि एयर में अगर यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें, जब मीडियम इंसर्ट नहीं कराए तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एयर, तो विल बी इक्वल टू 3/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पे r1 r2 क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करें 1/f विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, ये लेंस है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस बना हुआ है यहाँ पे ग्लास का, इसलिए 3/2 लिखे, एयर था मीडियम में तो 1 लिखे, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया 1/f ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ अब इसको वाटर में इमर्ज कराया तो एफ ऑफ वाटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लेंस दे रखा है 3/2, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1/8 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि यहाँ से अगर बात करें तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर, यानी फोकल लेंथ जैसे ही यहाँ पे मीडियम को इंसर्ट कराए तो फोकल लेंथ देखो यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया, जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज़ किया तो इसका मतलब लेंस की जो भी प्रॉपर्टी अदर कन्वर्जिंग अदर डाइवर्जिंग अब वो अल्टर्ड होगा, चूँकि यहाँ पे फोकल लेंथ आपने इंक्रीज़ कराया। अगर फोकल लेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ करने के साथ में यहाँ पे डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी अगर अल्टर्ड होगा, इसका मतलब इमेज का पोजीशन भी यहाँ पे बदलेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलकर जो न्यू फोकल लेंथ है अगर उस पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाए इधर इसकी तरफ, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंचा न्यू फोकल लेंथ पे तो इमेज, अब ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पे तो इमेज अब बनेगा इन्फिनिटी पे। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट की यहाँ फोकल लेंथ इंक्रीज करने के साथ में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगा, जिसकी वजह से अब इमेज होगा स्क्रीन के बियॉन्ड बनना शुरू होगा, तो इमेज क्या हो जाएगा डिसअपियर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87.
If T is the surface tension of the liquid, the change in surface energy by splitting a liquid drop of radius capital R into 512 droplets of radius कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा कोई एक बिग ऑब्जेक्ट या बिग ड्रॉप कन्वर्ट होगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो बिगर का वॉल्यूम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है यहाँ पे 512 और किसी एक स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस दे रखा है यहाँ पे आर, तो यह हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कैपिटल आर क्यूब विल बी इक्वल टू क्या 512 को हम लोग 8 का क्यूब भी लिख सकते हैं इंटू स्मॉल आर का क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल आर आ गया आपके पास 8 आर के बराबर, या फिर स्मॉल आर आ गया आपके पास आर बाई कैपिटल 8 आर बाई 8 है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे कैपिटल आर में देखा, इसलिए स्मॉल आर को रिप्लेस कर लिया कैपिटल आर में। अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज की बात किया तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया के बराबर। तो यहाँ से फिर लिखे सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया, तो आपके यहाँ पे कितना है 512 यहाँ पे दे रखा है, तो टोटल यहाँ पे स्प्लिट्स होकर बना 512 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे बिग दे रखा था उसको लिख रहे हैं हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि स्प्लिटिंग केस आया तो ऐसा लिखे, तो यहाँ पे लिखा 512 इंटू 4 पाई इंटू इसकी जगह पर आ गया r/8 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें हम लोग तो 4 पाई आर स्क्वायर ले लिए कॉमन इंटू कैपिटल T यहाँ पे सरफेस टेंशन। तो यहाँ से देखिए 1/16 आया, ये 5 से मल्टीप्लाई 512 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये आ गया 8 और यहाँ पे बचा आपके पास -1, ये हो गया 7, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 28 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू T, यह आ गया आपके पास एनर्जी। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, 28 पाई आर स्क्वायर इंटू T। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। Unpolarized light of intensity 512 watt per meter square passes through 3 polarizers such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first. If the intensity of the emerging light is 16 watt per meter square, what is the angle between the transmission axis of the first two polarizers? According to क्वेश्चन की बात करें तो अगर यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोलराइजर ये है जिसका यहाँ पे ये बता रहे हैं प्लेन, तो ठीक जो लास्ट पोलराइजर है उसके साथ क्रॉस्ड का मीनिंग यहाँ पे देखिए जस्ट 90 डिग्रीज का प्लेन होगा, ये देखिए ऐसा, यानी एंगल बिटवीन, अगर इस पोलराइज़र को यहाँ पे P3 बोल दें, इस पोलराइज़र को यहाँ पे P1 बोल दें, तो इसके यहाँ पे जस्ट एक एंगल मिलेगा सेकंड पोलराइज़र से थीटा डिग्री पे। ये देखिए अगर ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस तो यहाँ बनने वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या मिलेगा थीटा, इसको बोल दिए हम लोग P2। यानी कि अगर एंगल की बात करें P1 एंड P2 के बीच में तो ये एंगल होगा थीटा, P1 एंड P3 के बीच में बात करें तो ये एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री। लेकिन अगर P2 एंड P3 के बीच में बात करें पोलराइजर के बीच का एंगल कितना होगा तो वो 90 माइनस थीटा। यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी I0 यहाँ पे इंसिडेंट हुआ फर्स्ट पोलराइजर से, पास होने के बाद इसका इंटेंसिटी I1, सेकंड से पास हुआ तो I2, लास्ट में जब पास हुआ तो इसको I3। जानते हैं हम लोग फर्स्ट पोलराइजर से पास होने के बाद में इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, लेकिन सेकंड पोलराइजर के लिए बात करें तो I2 विल बी इक्वल टू I1 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम माइनस लॉ। तो I2 की वैल्यू लिखिए यहाँ पे I2 और I1 का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज़ I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और I3 की यहीं पे बात करें तो इंटेंसिटी फ्रॉम द थर्ड पोलराइजर विल बी इक्वल टू I2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर, लेकिन अब 90 माइनस थीटा एंगल बिटवीन दिस एंड दिस P2 एंड P3। तो I3 विल बी इक्वल टू I2 का वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपके पास I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस 90 माइनस थीटा मिलकर हो गया साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। क्या किया यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 8 और इसको लिख लिया 4 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि क्या इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किए तो अगेन यहाँ से लिख सकते हैं I3 विल बी इक्वल टू I0/8 इंटू क्या इसको लिख लें साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब I3 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको, I3 दे रखा है आपको 16 और यहाँ पे लाइट जो
अनपोलराइज लाइट है उसका इंटेंसिटी दे रखा है 512 डिवाइडेड बाई 8 इनटू मिला आपको साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा का वैल्यू आ गया 1/4, जिसको आप यहाँ से फिर से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, 1/2 आइदर साइन 30 डिग्री या फिर साइन ऑफ 150 डिग्री, बिकॉज साइन 150 को आप साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा में मिलेगा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस 60 भी होता है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट दिखा आपको, 2 थीटा आइदर विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, आइदर विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। तो थीटा का 2 वैल्यू मिलेगा, आइदर 15 डिग्री आइदर 75 डिग्री। तो गिवन ऑप्शन में यहाँ पे 15 डिग्री, तो ऑप्शन विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 89, a 76 ohm galvanometer is shunted by a resistance of 4 ohm, the percentage of the total current which passes through the galvanometer क्या होगा। देखिए कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उसको शंट कर दिया गया एक रजिस्टर की हेल्प से, जिसका वैल्यूज़ आपको दे दिया गया, ये शंट है। तो ये यहाँ पे आ गया IG, ये यहाँ पे मिला आपको I माइनस IG के बराबर, टोटल करंट इसमें I आ रहा है। तो यहाँ पे जान रहे हैं हम लोग कि दोनों पैरेलल में, तो शंट यहाँ पे विल बी इक्वल टू IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। क्या करें, यहाँ से IG इंटू जी लिखे और यहाँ से IG कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा आपके पास I बाई IG माइनस 1, IG कट हो गया। रिज़ल्ट क्या आ गया आपके पास, I बाई IG विल बी इक्वल टू G बाई S प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हैं G प्लस S डिवाइडेड बाई S। पूछा आपसे IG बाई I का रेशियो परसेंटेज में, तो IG बाई I विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाई S प्लस G। परसेंटेज में पूछा गया, तो क्या इसको IG बाई I विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाई S प्लस G इंटू 100 लिख सकते हैं। शंट का वैल्यू आपको दे रखा है 4, शंट का वैल्यू हो गया 4, जबकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 76 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 5%। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, a rain drop with radius r is equal to 0.6 mm falls from a cloud at a height h is equal to 2500 meter above the ground. Assume that the drop is spherical throughout its fall, then the terminal speed attained by the rain drop. टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बेस जस्ट फार्मूला बेस ये क्वेश्चन हो गया, तो Vt विल बी इक्वल टू 2/9, जहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये आर स्क्वायर इंटू जी, जिसको रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे 2/9 लिखे, रेडियस आपको दे रखा है 0.6 mm, तो 0.6 इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो -3, जी का वैल्यू यहाँ पे 10, और यहाँ पे रो दे रखा है, चूँकि यहाँ पे वाटर रेन ड्रॉप बोला गया, तो वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब, माइनस जबकि डेंसिटी ऑफ एयर आपको दे रखा है 1.3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 4 इंटू 10 टू पावर -5, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी Vt। इसको सॉल्व किए तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स में आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका डिस्कशन। आज भी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूला बेस्ड मिलता है। अगर आउट ऑफ हम लोग यहाँ पे 45 क्वेश्चन की बात करें तो 30 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हिंट देंगे। 35 प्लस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जिसको आप फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में फार्मूला इमीडिएट आता है तो इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत कम समय में सॉल्व होगा। तो आप कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा आप फार्मूला रिवाइज़ कर सकें उसको रिवाइज़ करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।